हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेद गैरोला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद एजुकेटर्स में। स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने बनारक्षी का पेपर सॉल्व किया था। उसमें जो उसका भाग 1 था, अब ये भाग 2 हम सॉल्व करेंगे। जो भी उत्तराखंड के क्वेश्चन थे, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम इस वाले भाग में पूरा करेंगे या उनको देखेंगे। बाकी जितना भी क्वेश्चन बचेंगे उनको हम भाग 3 में पूरा कर देंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन है, चरक सदस्य था। तो जो चरक था वो सदस्य था। तो ऑप्शन ए था गौतमीपुत्र सतकर्णी के राज दरबार का, ऑप्शन बी नहापाल राज दरबार का, ऑप्शन सी कनिष्क राज दरबार का और ऑप्शन डी रुद्रदामन राज दरबार का। तो इसमें जो सही आंसर था वो कनिष्क राज दरबार का सदस्य था चरक। तो जानते हैं चरक के बारे में। तो चरक चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद के ज्ञाता थे। तो चरक क्या थे? एक महर्षि भी थे और साथ में आयुर्वेद के ज्ञाता भी थे। चरक कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। उन्होंने आयुर्वेद पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा। तो जो चरक थे, उन्होंने चरक संहिता जो ग्रंथ है वो आयुर्वेद से रिलेटेड ग्रंथ है। यानी इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख भी मिलता है। तो जो चरक की प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता, उसमें क्या है, रोगनाशक और रोग निरोधक जो भी दवाएं हैं उनका उल्लेख उसमें किया गया है चरक द्वारा। इसमें ऑप्शन आया था गौतमीपुत्र सतकर्णी। जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, यह सतवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली और महान शासक था। इसे वर्दिया के नाम से भी जाना जाता था। वर्दिया अर्थात वरदान प्राप्त करने वाला। माना जाता है कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था वह तप करता था और तप और योग करता था, जिससे देवताओं ने उन्हें वरदान दिया था। तो इसलिए उन्हें वर्दिया या वरदान प्राप्त करने वाला राजा भी कहा जाता था। सतकर्णी के जो विजयों का उल्लेख है वो उनकी माता गौतमी बालाश्री, क्योंकि सतकर्णी की माता का नाम था गौतमी बालाश्री, तो उनके नासिक शिलालेख से मिलता है। तो जितने भी उनकी विजय हैं उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? सतकर्णी की माता गौतमी बालाश्री के नासिक शिलालेख। तो जो नासिक शिलालेख में है उसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी के सभी विजयों का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं, उसमें ऑप्शन था, ऑप्शन में नहापाल। जो नहापाल है, नहापाल को गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या किया था? पराजित किया था। और नहापाल क्या था? नहापाल एक शक शासक था। तो शक शासक था नहापाल। इसके बाद कनिष्क। जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का शासक था और यह इसका जो शासन काल रहा होगा यह द्वितीय शताब्दी के लगभग रहा होगा। तो कनिष्क क्या था? द्वितीय शताब्दी के लगभग में इसने शासन किया था। और यह जो कनिष्क है वो कुषाण वंश के जो संस्थापक है कुजुल कड़फिसेस, उसका वंशज था। तो कनिष्क जो था वो कुजुल कड़फिसेस का वंशज था। इसके बाद रुद्रदामन का उल्लेख भी आया है। तो रुद्रदामन जो था वो भारत के पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक शक राजा था। यानी पश्चिम भारत के जो पश्चिमी क्षत्रप वंश थे, जितने भी क्षत्रिय शासक थे, उनका एक शक राजा था। तो यह भी क्या था? एक शक राजा था। रुद्रदामन ने क्या किया था? जब नहापाल को गौतमीपुत्र ने पराजित कर दिया था, तो उसके बाद जब उसने क्या किया था? अपने राज्य को फिर से खड़ा किया था। रुद्रदामन के बारे में विस्तृत जानकारी उसके जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो जो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जिसे कहते हैं, उसमें क्या है कि जो रुद्रदामन का जो वो है जानकारी, रुद्रदामन के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो कहाँ मिलती है? जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख से मिलती है। जो रुद्रदामन है उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी कराया था। जो रुद्रदामन को मानते हैं कि यह एक दयालु प्रवृत्ति का राजा था। तो उसने जनता के हित में जो सुदर्शन झील थी उसका पुनर्निर्माण अपने राजकोष से किया था। उसमें कोई जनता से कोई कर ही नहीं लिया गया था। जो सुदर्शन झील थी वो अतिवृष्टि के कारण, यानी उसमें बाढ़ आ गई थी, तो इसलिए वो बर्बाद हो गई थी। तो उसका पुनर्निर्माण किया था सुदर्शन झील का रुद्रदामन ने। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख। तो क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत का पहला अभिलेख तो रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है। तो सुदर्शन झील का जो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वो भी जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में ही मिलता है। अब सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके जो सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य, जो क्या था, यह सौराष्ट्र प्रांत का क्या था? राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य। तो उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये सिंचाई के लिए काम में आती है सुदर्शन झील। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था,
शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है? ऑप्शन में था मुक्तेश्वर, नैनीताल, देहरादून, भीमताल और उत्तरकाशी। तो सही आंसर था भीमताल। जो राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र है, इसकी स्थापना सितंबर 1987 में की गई थी, परंतु इसका जो विधिवत कार्यक्रम है वो 1988 एक साल बाद प्रारंभ किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो नैनीताल में स्थित है, परंतु जो इसके शोध केंद्र हैं वो छेनापानी, चंपावत और नैनीताल के जो भीमताल में है। तो वहाँ पे जो इसके शोध केंद्र हैं, जो मछली फार्म और अनुसंधान शालाएं हैं, वो भीमताल और छेनापानी, चंपावत में बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सोंग नदी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है सोंग नदी? गंगा नदी की, कावेरी की, ब्रह्मपुत्र और इनमें से कोई नहीं। तो जो सोंग नदी है यह गंगा नदी की सहायक नदी है। सोंग नदी के बारे में जानते हैं, यह देहरादून में बहती है। तो जो सोंग नदी है वह देहरादून की एक प्रमुख नदी है। यह मसूरी के समीप जो राडी टॉप है, जो राडी टॉप है, उस राडी टॉप से निकलती है। यह देहरादून में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जो सोंग नदी है वो देहरादून में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह दून वैली में, जो दून वैली है उसमें 190 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी 190 किलोमीटर दूरी तय करती है सोंग नदी देहरादून में या दून वैली में। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कालीघाट, विडाल नदी और रिस्पन्ना नदी है। तो जो सोंग नदी की सहायक नदी कालीघाट है, उस पर जो सहस्त्र धारा है, यह एक पर्यटक स्थल भी है और यहाँ पे गंधक युक्त पानी भी मिलता है। यानी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, यानी ये ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत का मानसरोवर झील, जो मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो क्रमशः तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है और यह क्या करती है? 3 देशों में, भारत, तिब्बत और बांग्लादेश में बहती है। तिब्बत में इसे सांपो या यारलुंग सांपो, और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में इसे सांपो नाम से जाना जाता है, सांपो नदी, और जो भारत में है इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में पद्मा नदी, पद्मा यानी गंगा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी ने पद्मा के नाम से जाना जाता है। मिलने के बाद दोनों की संयुक्त धारा जो है उसका नाम, उसको मेघना नाम से जाना जाता है। तो जो दोनों की संयुक्त धारा है उसको मेघना नाम से जाना जाता है। और मेघना नदी अर्थात जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है जो आगे संयुक्त होकर मेघना के नाम से जाना जाता है। तो मेघना नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, उसका निर्माण करती है। यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिस कारण यहाँ पे इसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो यह क्या करती है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। जो सुंदरबन डेल्टा है वो बांग्लादेश में है और कुछ भाग इसका भारत में भी है, यानी पश्चिम बंगाल में है। तो अधिकांश भाग जो है वो बांग्लादेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पे देखिए मैप में, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ पे तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और तिब्बत से होते हुए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में से भारत में प्रवेश करती है और अंततः बांग्लादेश में चले जाती है। और यहाँ से गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी पश्चिम बंगाल से यहाँ पे बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ से ये क्या हो जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे जो डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, तो उसका निर्माण करती है मेघना नदी। आगे बढ़ते हैं। जो कावेरी नदी है, ऑप्शन में कावेरी नदी था। तो जो कावेरी नदी है, कावेरी पश्चिमी घाट पर्वत की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है, यानी यह सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट पर्वत की ब्रह्मगिरी जो श्रेणी है उससे निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी भाग से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु है उससे बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कावेरी नदी के जल को लेकर इन दोनों राज्यों में विवाद है, जिसे क्या कहते हैं? कावेरी जल विवाद। तो इसके जल को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य विवाद है, जिसे कावेरी जल विवाद कहते हैं।
जो कावेरी नदी है उसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कावेरी नदी है वो दक्षिण भारत की गंगा नाम से भी जानी जाती है, कावेरी नदी। तो कावेरी नदी यहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी श्रेणी से, और ये कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आगे बढ़ते हैं। जब गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए था 1987, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1973। तो जो सही आंसर था वो 1973 था। जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना और जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना, दोनों की, गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालयों की स्थापना 1973 में की गई थी। जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसको 15 जनवरी 2009 को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 15 जनवरी 2009 को। इसका पूरा नाम हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, यह पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल नामक स्थान पे है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान, जो स्पर्श गंगा अभियान है उसका प्रारंभ कब किया गया, यानी कब से हुआ? तो जो स्पर्श, ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2011 और ऑप्शन डी 2013। तो जो सही आंसर है वो 2009। जो स्पर्श गंगा अभियान है उसमें क्या होता है कि जो स्पर्श गंगा अभियान है उसमें गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके जल को स्वच्छ करना, उसके आसपास जो भी किनारे हैं उनको जो पानी है उसका संवर्धन करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और यह तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में हेमा मालिनी जो है वो स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना कब प्रारंभ किया, यानी जो भारत सैन्य अकादमी है यह कब से सक्रिय हुई थी? तो ऑप्शन ए था अक्टूबर 1932, ऑप्शन बी अक्टूबर 2 अक्टूबर 1932, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1931 और ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 1933। जो सही आंसर था वो था 1 अक्टूबर 1932। तो भारतीय सैन्य अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो है भारतीय सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल है, जो प्रशिक्षण स्कूल है। यहाँ पे जो भारतीय सेना के जो अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। यह 1 अक्टूबर 1932 को सक्रिय हुई थी, यानी 1 अक्टूबर 1932 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। इनका जो आदर्श वाक्य है वो वेलोर एंड विजडम है। इनका जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। ऐतिहासिक रूप से जो भारतीय सैन्य अकादमी है यानी IMA, उसका वो एक आदर्श और भारतीय उपमहाद्वीप में पहली प्रशिक्षण संस्था है। जो भारतीय सैन्य अकादमी यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी है IMA, वो एक आदर्श संस्था है और जो भारतीय उपमहाद्वीप में है वो जो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली प्रशिक्षण संस्था है। जो इस पे एक फिल्म बनी है IMA पे, तो उसका नाम है मेकिंग ऑफ ए वॉरियर। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का नृजातीय समूह या एथनिक ग्रुप किसे माना जाता है? तो जो गढ़वाल में जो नृजातीय समूह है वो कौन है? ऑप्शन एक था कोल, ऑप्शन बी कुणिन, ऑप्शन सी बनराजी और ऑप्शन डी हुण। तो इसका सही आंसर था कोल। तो जो कोल जनजाति है वो क्या थी? गढ़वाल की नृजातीय या प्राचीन जातीय समूह था। तो यह लगभग सबसे पहले जो नृजातीय समूह था वो कोल था। जो कोलों ने एक बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, उसे कोल विद्रोह कहा जाता है। कोल जनजाति ने 1831 में अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ कोल विद्रोह किया था। यह विद्रोह अंग्रेजों से जो शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। तो जो कोल विद्रोह हुआ था इसका मुख्य कारण था कि जो अंग्रेज थे या ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, उसने जो कोलों की जमीन थी उनको साहूकारों के हाथ में दे दिया था, और साहूकार लोग कोलों पे, क्योंकि ये एक जनजातीय समूह था, तो उनपे अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए कोलों ने विद्रोह कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन था बनराजी। तो जो बनराजी जनजाति है यह जनजाति
इसको क्या कहते हैं, राजी या बनरौत भी कहते हैं। तो बनरौत या राजी जनजाति कहते हैं। ये लोग प्रायः जंगलों में निवास करते हैं और इनके जो मुख्य देवता हैं वो बागनाथ हैं। ये लोग जो हैं वो मुंडा और कुमाऊनी भाषा बोलते हैं। तो इनकी दो भाषाएं हैं, मुंडा और कुमाऊनी। इन्हें शर्मिली ये बहुत शर्मिले होते हैं और जंगलों में ही निवास करना पसंद करते हैं। अगला ऑप्शन था हुण। तो हुण लोग जो थे ये वास्तव में तिब्बत की घाटियों में निवास करने वाली जनजाति थी। ये एक यायावर जनजाति थी। यायावर यानी या खानाबदोश जनजाति थी, इधर उधर घूमती रहती थी। इसका मूल स्थान वोल्गा के पूर्व में था। यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो जो इनका मूल स्थान था ये वोल्गा के पूर्व में था। हुण ने भारत पर सर्वप्रथम 455 ईस्वी में आक्रमण किया था। जो 455 ईस्वी में, तो उस टाइम जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने इनको हराया था, या इनको जो इनका आक्रमण था उसको समाप्त किया था।